रंजीत, आप सुन पा रहे हैं हमको? यस सर। ओके, गुड। चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए क्लास। तो अभी जो है हम लोग कर रहे हैं 9th ग्रेड का साइंस का 3rd चैप्टर विच इज कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अभी तक हम लोग का 2 क्लास हुआ है उस पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ रिवीजन ऑफ व्हाट ऑल वी हैव लर्न सो फार, और उसमें उस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग। आई विल गो वन बाय वन। एक काम करते हैं, स्क्रीन भी शेयर करते हैं पहले अपना। बताइएगा जब आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो तो। देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी नाइस। चलिए तो एक काम करते हैं, लेट्स क्विकली रन थ्रू ऑल दैट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, और हम लोग वहां पे रुकेंगे जहां पे भी थोड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। तो ये चैप्टर में हम लोग ने स्टार्ट किया पहले कि भाई एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, एटम मतलब परमाणु और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम लोगों ने सीखा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया के नियम, ये जो भी इसको बोलिए हिंदी में। उसमें हम लोगों ने 2 चीज सीखा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि आपको जो जो भी पदार्थ मिलकर के कोई मिक्सचर बनाते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो सेम रहता है। और इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, आई एम जस्ट डूइंग अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। और लॉ ऑफ कांस्टेंट मास कंजर्वेशन ऑफ मास का ये मतलब होता है कि भाई जो कभी भी कोई पदार्थ को, कोई भी एलिमेंट्स को लेकर के आपस में रिएक्शन कराते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं, जो भी करते हैं, उनका मास प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब अ, अगर इसको लेमन्स के टर्म में बात किया जाए, एकदम साधारण भाषा में, अगर कि भाई अगर आपने 2 ग्राम एक सब्सटेंस को लिया और 4 ग्राम किसी दूसरे सब्सटेंस को लिया, उसको मिला करके आप जो भी प्रतिक्रिया कर लीजिए, उनका टोटल जो 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 उसका जो मास है, मतलब यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास के टर्म में बात करते हैं, लेकिन लेमन्स के टर्म में अगर मान लिया जाए कि 2 ग्राम आपने नमक लिया, 4 ग्राम चीनी लिया, उसको मिला के कुछ भी प्रतिक्रिया करा लीजिए, टोटल वजन जो है 6 ग्राम ही रहेगा। दैट इज हाउ यू कैन लुक एट इट। उसको विल टॉक मोर अबाउट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सब्सिक्वेंटली। तो मतलब दो लॉज था जो हम लोगों ने सीखा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि व्हाट इज एन एटम, मतलब परमाणु क्या है, परमाणु कितना बड़ा होता है। और उस समय में हम लोगों ने मतलब एक एक आइडिया हुआ कि जो है बेसिकली ना परमाणु का प्रकार साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, एटम जो होता है बहुत ही छोटा होता है। अगर अगर मीटर में बात करें, मीटर एक एक इकाई जिसको हम मानते हैं, जो हम लोग डेली यूज में लाते हैं, अगर उसके टर्म्स में बात किया जाए, अगर मान लिया जाए अपने सबसे आसानी से अपने आसपास पाया जाता है पानी, धरती का 2/3 जो है पानी ही है, राइट। तो अगर पानी का बात करें, उसमें अगर क्या क्या पदार्थ मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें, उसका जो अगर मान लिया जाए सबसे छोटा रूप जो है, जो एक मतलब एटम ऑब्वियसली सबसे छोटा रूप है उसका, एक हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 10⁻⁻10 मीटर। अब 10 मीटर तो समझ में आता है कि इसमें 5-6 शर्ट बन जाएगा। ठीक है, हम लोग बचपन में थान का कपड़ा खरीदते थे 10 मीटर, उसमें बन जाता था कपड़ा। अभी सोचिए कि 1 मीटर अगर बोलेंगे तो फिर समझ में आता है कि और छोटा हो गया। 10⁻⁻1 मीटर मतलब 1/10 मीटर अगर सोच रहे हैं तो आप ये टॉकिंग अबाउट 1 डेसीमीटर। ठीक है, ठीक है, छोटा हो गया, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर 10⁻⁻2 बोल रहे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर हो गया। सोचिए कितना छोटा इकाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अगर इसी को बढ़ते बढ़ते 10⁻³ कर देते हैं तो 1 मिलीमीटर हो गया, इतना हो गया। ठीक है,
अब सोचिए बढ़ते बढ़ते अगर आप 10⁻10 जाते हो तो कितना छोटा होगा। तो दिस इज जस्ट टू गिव अस अ व्यू ऑफ कि एटम कितना बड़ा होता है, उसका साइज आप मतलब 10⁻10 तक जब जाएंगे तो आपके आंख से तो मतलब देखना असंभव का भी जो अगला कुछ लेवल होता होगा तो वहां आप सोच सकते हैं। तो बेसिकली एटम्स को आप अपनी मतलब साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट लगेगा। एंड दैट वाज द दिस साइज ऑफ द एटम दैट आई टॉक्ड अबाउट, दैट वाज ओनली टू गिव यू अ व्यू कि हाँ, एटम बहुत ही छोटा, किसी भी पदार्थ का बहुत ही छोटा रूप है एकदम, मतलब उससे उससे ज्यादा छोटा आप नहीं सोच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर देन वी टॉक्ड अबाउट कि सिंबल्स क्या होता है। हर एक पदार्थ है, हर एक एलिमेंट जो हम इसके बारे में सीखते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, जितना भी मेटल या नॉन मेटल के बारे में हम लोग सीखते हैं, उसको केमिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कितना सारा हथकंडा लगाया गया। साइंटिस्ट लोग बोला कि भाई चलो ऐसा है कि हाइड्रोजन ऐसा वाला, ऐसा सिंबल यूज करेंगे हम हाइड्रोजन के लिए। उसी तरह हुआ कि भाई कार्बन जो होता है डार्क शेप, डार्क कलर में होता है। कोयला सबसे मतलब प्यारा एग्जांपल है इसका कार्बन का। तो कोल के साथ में इसका जो कलर होता है उसको यूज किया कि भाई चलो कार्बन ऐसा दिखेगा। बट दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। एक समय के बाद में साइंटिस्ट लोग समझ में आया कि ये वाला मेथड जो है चलेगा नहीं। तो उसके बाद उन लोगों ने they found a different symbolic representation for each and every substance, और जो कि बाद में हम लोग को पीरियोडिक टेबल के रूप में पाया गया। जैसे एल्यूमिनियम है, उसके लिए बोला Al। कैल्शियम है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डॉक्टर लोग जैसे लिखता है उस तरह से। डॉक्टर तो हम नहीं है लेकिन टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी तरह से ये वाला मेथड जो था ज्यादा आसान था, ये सिंबल जो था ज्यादा रिलेट करने लायक था कि भाई एल्यूमिनियम तो Al, कैल्शियम तो Ca, कार्बन तो C। तो दिस वाज नो मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड। सो वहां पे मामला आके सेटल हुआ, जो कि आज के डेट में हम लोग को पीरियोडिक टेबल में भी दिखता है। ओके। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ाई किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज एटॉमिक मास, मतलब कोई भी एक एटम का मास, उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको उसके लिए भी जो है साइंटिस्ट लोग बहुत सारा जद्दोजहद करने के बाद में एटॉमिक मास यूनिट निकाला कि भाई किसी भी पदार्थ को मेजर करने के लिए एक यूनिट डिफाइन करते हैं और हर चीज को उससे रिलेट करके उसका वजन निकालेंगे। एंड दैट इज वेयर दे इन्वेंटेड दिस एटॉमिक मास यूनिट, जहाँ पे जिसमें जो है कार्बन का एक एटम का जो था मास था, उसका 12वां हिस्सा उस उसको एटॉमिक मास यूनिट बताया गया। तो अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है 1 है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई तराजू बटखरा लेके किया होगा। किया ये गया है कि कार्बन का एक एटम का जो मास है, उसका 12वां हिस्सा निकाल करके उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। ये आपका नया बटखरा जो हम बोलते हैं ना, सब्जी लेने के लिए जाता है तो जो बाट होता है, बटखरा बोलते हैं इसको। ये आपका एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक मास को पता करने के लिए ये वाला स्टैंडर्ड यूज किया गया। अच्छा, अब ये अभी तक जो है हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। तो जितना कुछ भी अभी तक हम बोले हैं उसमें से कुछ ऐसा चीज है जो जहाँ पे कंफ्यूजिंग लगा हो, या हम लोग ने नहीं पढ़ा है, या अभी हम जबरदस्ती आप लोग के माथा पे थोप रहे हैं कि भाई ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए भाई। No, sir. ओके, No, sir. ठीक है, मतलब whatever I'm saying that is what we have covered so far, so that's what I was trying to ensure. Okay, all right। तो उसके बाद जो है ये सब होने के बाद में ठीक है भाई, एटम तो समझ में आ गया क्या होता है। बट एटम्स क्या अपने आप अकेले एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन कभी सुना है कि एक हाइड्रोजन घूम रहा है अकेले? तो उसी तरह से ऑक्सीजन अगर बोल रहे हो तो क्या एक अकेला ऑक्सीजन का एक एटम जो आपस में अकेले घूम रहा होता है? तो दिस इज व्हाट लेड टू द नो इन्वेंशन ऑफ समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूल। बोला ये गया कि भाई अकेला एटम जो है नहीं घूम सकता है। जैसे होता है ना जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान इंसान जो है सामाजिक प्राणी है, वैसे भी जो है एटम्स जो है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का एटम जो है वो भी सामाजिक प्राणी है, मोस्टली अकेला नहीं पाया जाता है।
बारिंग अ फ्यू। ठीक है, सो हमेशा जो है एटम जो है अकेला अकेला रहेगा तो उसको दे टेंड टू रिएक्ट, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन सब्सिक्वेंट चैप्टर आल्सो, कि भाई अकेला एटम जो है ऐसे हाइड्रोजन अकेला नहीं घूमता रहेगा, इसके ऊपर में हमेशा एक हर एक एटम के ऊपर कुछ कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब जब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो भी उस बारे में डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि हर एक एटम जो होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ हाउ दैट एलिमेंट इज कंस्ट्रक्टेड। तो इसीलिए यही कारण है कि वो अकेला नहीं पाया जाता है। अब जैसे कि हम लोग जैसे इंसान अकेले क्यों नहीं पाए जाते हैं, हम लोग के अंदर भी एक कुछ तरह का एनर्जी होता है, राइट, जो जो बहुत ही वाचाल है, बहुत बोलने वाला है, बहुत सामाजिक प्राणी है। उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, समझिए, मतलब रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो उसको चाहिए अपने ऐसा सोचने वाले लोग जिसके साथ मिल करके वो गप कर सके, तो इसलिए बोलता है भाई कम से कम दो आदमी तो चाहिए। ठीक है, तो दो लोग मिल करके गप कर रहा है तो उसका काम हो गया। जो मान लीजिए बहुत दुखी है, जिसके पास निगेटिव चार्ज है, मान लिया जाए हम्म, मान लिया जाए क्लोरीन, बहुत दुखी है बेचारा, तो बहुत दुख दर्द है, तो क्या होता है, दुख दर्द बांटने के लिए लोग चाहिए होता है। कैसा लोग चाहिए होता है आपको, जिसके साथ कि आप, जो आपको सांत्वना दे सके, जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को का शेयर कर सके। तो बोलता है कि भाई जो निगेटिव वाला लोग है, जो निगेटिव एनर्जी वाला लोग है, उसको पॉजिटिव एनर्जी वाला आदमी के साथ में मिलेगा तो ये इसको सांत्वना दे पाएगा। तो ये बन जाता है आपका एक एक मॉलिक्यूल बनता है। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो वो जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसको दर्शाने का एक एक तरीका हो सकता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो एटम्स होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज हर किसी का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो वो उसका चार्ज होता है उसके ऊपर। तो इसी कारण से वो उसको अपने उस चार्ज की वजह से उसको उस तरह के दूसरे एलिमेंट चाहिए होते हैं या सेम एलिमेंट चाहिए होते हैं जिसके साथ मिलकर एक एक ग्रुप बना सके, जहां पे अपना दुख दर्द बांट सके। ठीक है, या खुशी को जाहिर कर सके। तो अ, वही ये जो सामाजिक ढांचा है, दैट इज व्हाट गिव्स बर्थ टू समथिंग कॉल्ड मॉलिक्यूल। यहाँ पे बहुत सारे दो या उससे ज्यादा एटम्स आपस में साथ में रहते हैं। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन, कभी भी हाइड्रोजन का बात कि भाई हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा। ये क्या मतलब है, टू टू बोलता है कि भाई इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के एक साथ में है, मैं दुख दर्द बांट रहे हैं, चाहे पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी जो भी होगा, उस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी हम लोग वहां पे नहीं जाते। अब या तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा, या फिर जो हम लोग अपने आसपास रोज देखते हैं, या जो हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये है एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर बना है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एटम है एक ऑक्सीजन एटम है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक कार्बन है दो ऑक्सीजन एटम है। कुल मिला के मुद्दा क्या है कि मॉलिक्यूल जो है कैन बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट और इट कुड बी मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बट नेट नेट ये रहेगा, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, 99% of the molecules or 99.99% molecules, they are made of two or more atoms। यहां तक में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। नहीं, नो सर। ओके, देन तो जैसे हम लोगों ने एटॉमिक मास का बात किया कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 1 AMU है या 1 यूनिट है, कार्बन का 12 है, और हाइड्रो ऑक्सीजन का 16 है। और भी विल यू नो कम टू दैट, आप लोग के बुक में भी देखेंगे टेबल बना हुआ, उसमें लिखा है बहुत सारा पदार्थ का, तो आई एम नॉट गोइंग देयर। तो जो है ये सब हो गया इसका एटम्स का मास था, तो एटॉमिक मास हो गया। अगर आप मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे उसको, कि एक मॉलिक्यूल का मास। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मतलब मॉलिक्यूल का मास। अब मॉलिक्यूल कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, दो एटम हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का एक एटम का मास क्या होता है, 1 यूनिट, दो मिलाकर के हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है,
ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यूनिट। और ये सब देखिए, ये सब आप लोग जैसे जैसे हम लोग ज्यादा पदार्थ के बारे में जानते जाएंगे, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पे पहुंचेंगे तो बहुत जानेंगे। तो ये सब तो कॉमन यूज में जो पदार्थ हम सबसे अपने आसपास देखते हैं उसका यहाँ पे याद है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन वी गो टू मोर सब्सटेंसेस, व्हेन वी गो टू पीरियोडिक टेबल एंड ऑल, या जैसे जैसे ज्यादा चीजों से पता पड़ता जाएगा, उसका हमको याद होते जाता है जनरली। टोटल कितना 106 या 108 पदार्थ है पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो 106 108 में से मान के चलिए कि अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई करते रहेंगे तो 25-30 का तो एटॉमिक मास सबको याद ही रहेगा, ठीक है। और हमको 25-30 साल हो गया है पढ़े हुए, तो इसलिए अभी आप लोग साथ जब पढ़ते हैं तो उस समय में हमको याद आता है, ठीक है। तो देयर बी समथिंग दैट आई वुड नॉट रिमेंबर, बट दैट इज वेयर यू गाइस कैन हेल्प। आप लोग को जो याद रहेगा आप लोग भी शेयर करेंगे, तो उसको हम लोग धीरे धीरे यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास is nothing but the mass of the molecule. अब mass of the molecule is nothing but उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास जोड़ लीजिए, वो हो गया आपका मॉलिक्यूल का मास। अब घर में मान लिया आपको 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 5 किलो आटा है, अगर उसका पूरा पूरा वजन जानना हो तो क्या करें? तीनों को जोड़ देंगे ना। तो वही चीज, मतलब मान लिया 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल है अगर, या 3 किलो चावल है, थैले में लेके आ रहे हैं, तो बोले थैले का वजन कितना है? तो ये वो थैले का वजन है, समझिए, ठीक है। किराने की दुकान से सामान लेके आए जब, तो ये था आपका आटा, ये हो गया चावल। यदि 2 किलो, 1 किलो चावल था, 2 किलो चीनी था, चलिए तो 3 किलो लेके घूम रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एटॉमिक मास को ऐड करते हैं आप, तो उससे आपको मॉलिक्यूलर मास पता चलता है, ठीक है। उसी तरह से अगला चीज हम सीखेंगे वो है कॉन्सेप्ट लेवल पे, दैट इज कॉल्ड आयन। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल डालिए भाई। आई कैन हियर सम बैकग्राउंड नॉइज। ओके, ऑलराइट। तो चलिए, माही भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अम, हम्म, तो हम लोग अभी कुछ नया कुछ अभी नहीं पढ़े हैं। वी आर जस्ट डूइंग अ रिकैप ऑफ हमने पहले क्या पढ़ाई किया है। आज गुड गुड इवनिंग बेटा। तो हम लोगों ने एटम के बारे में रिवीजन किया, एटॉमिक मास क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, सबके बारे में बात की हम लोग। अभी आता है एक चीज, आयन। अब आयन जो है ये एक एक नेक्स्ट लेवल है। अभी तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई एटम क्या हुआ, मॉलिक्यूल क्या हो गया, सबके ऊपर पॉजिटिव, हम लोग कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का भी बात की है कि भाई मॉलिक्यूल जो है एक सामाजिक व्यवस्था है जहां पे कि दो एटम आपस में, दो या उससे ज्यादा एटम आपस में जोड़ करके साथ में रहते हैं। या इसको ऐसे सोचिए, अभी एक काम करते हैं, मॉलिक्यूल का अगर बात करेंगे ना, तो इसको आप दूसरा प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल, तो यानी कि अणु, जो आप लोग जानते हैं। तो मॉलिक्यूल आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज को आप, मतलब छोटा छोटा, मतलब मान लीजिए आधा किलो चीनी लेके बैठे हैं, अम, आधा किलो से पौना किलो कर दिए, सॉरी, एक चौथाई, मतलब एक पाव कर दिए, 100 ग्राम पे ले आए, 50 ग्राम पे ले आए, 10 ग्राम चीनी ले लिए, उसका 5 ग्राम कर दिए, 2 ग्राम कर दिए, 1 ग्राम कर दिए, करते 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 उतना छोटा रूप उसका ले आइए, मतलब तोड़ना पड़े या जो भी करके चूर कर दीजिए उसको। वो सबसे छोटा से छोटा कण जिसमें चीनी का सारा गुण है। आप लोग सबको जानते हैं कि चीनी जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब उसमें कार्बन और कुछ और चीज मिला होगा, ठीक है। हम लोग इस बारे में सीखेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी। लेकिन हमें अब कार्बन और हाइड्रोजन और जो भी उसका सब्सटेंस उसमें नहीं तोड़ रहे हैं, अदर एलिमेंट्स को अलग नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चीनी का वो छोटा से छोटा कण जिसमें कि चीनी का गुण हो, मतलब उसका स्वाद हो, वहां पे कार्बन, मतलब कार्बन नहीं हमको झेलना पड़े, हमको चीनी, चीनी का एहसास हो, चीनी का स्वाद मिले, चीनी का गुण से हमको यूज कर पाए। दैट इज व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि पानी का, अगर ग्लास में पानी है, उसका छोटा से छोटा बूंद, कण, तब तक जब तक इसमें पानी का गुण है, दैट इज व्हाट इज मॉलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूल किसी भी पदार्थ का, चाहे वो सिंगल एलिमेंट का हो या कंपाउंड हो, मतलब ज्यादा चीजों से मिलकर बना हो,
उसका वो छोटा से छोटा रूप है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब उसको उसको किसी और के साथ प्रतिक्रिया करके जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, और उसमें उस पदार्थ का गुण होता है। अगर अगर मान लिया जाए कि हम इसका बात कर रहे थे, ये हो गया हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जो हु कैन लिव बाय इटसेल्फ। इसको ज्यादा किसी के साथ में घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, अनलेस यू फोर्स और यू डू सम रिएक्शन विद इट। उसी तरह से पानी का एक मॉलिक्यूल अगर हम बोल रहे हैं, तो वो पानी का छोटा से छोटा कण, इसमें पानी का सारा गुण है, जब तक कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल या अणु को आप मान के चलिए कि वो किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण है, जहां पे कि वो आपस में जुड़ के संतुष्ट होके बैठा हुआ है, उसको कोई मारा मारी नहीं, किसी से तुरंत रिएक्शन करना है। ठीक है, अनलेस सिचुएशन बिकम्स वेयर इट हैज टू रिएक्ट। ठीक है, बट अदरवाइज उसको ज्यादा टेंशन नहीं लाइफ में। वही उसके तुलना में आप अगर हाइड्रोजन का बात करें, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज रहता है? पॉजिटिव रहता है, राइट? हाँ, चलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव ही रहता है, मतलब पूछ के आप लोग कंफ्यूज नहीं करते हैं। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव दो चार्ज रहता है, मतलब हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज रहता है। अब अभी जो है इसको थोड़ा क्रिप्टिक रखेंगे, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी समझिए कि हर एक चीज जो आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बनाता है, जो भी है, उसका एक कारण होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है ये चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज का के बारे में हम लोग और डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं जाते हैं, अदरवाइज विल बी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अभी वहां नहीं जाते, लेकिन आप ये मान के चलिए, ये चार्ज जो है इज नथिंग बट, इसका वो टेंडेंसी, इसकी प्रवृत्ति है किसी और से जुड़ने की। अगर कोई ऐसा होता ना कि हाइड्रोजन बहुत ढीला आदमी, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ठंडा है एकदम, तो ये किसी से जुड़ता नहीं, अणु नहीं बनाता। ये जो इसके अंदर का जो प्रवृत्ति है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाट pushes the atoms to mingle with each other or make compounds, or make make compounds basically, or make molecules. तो मतलब समझिए ऐसा है कि हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव चार्ज है, कोशिश कर रहा था कि भाई इसको अच्छा दोस्त मिले और पानी बना ले वो। अच्छा दोस्त नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो अपने ऐसा ही एक आदमी को जोड़ लेते हैं, H2 बना के ये मॉलिक्यूल बना दिया, ये सिंगल एलिमेंट है। तो यहाँ पे जब जब when different things mix together, that makes a compound या मिश्रण हिंदी में बोलते हैं। ये सिमिलर चीज है, सिमिलर एटम्स है, एक ही पदार्थ का एक ही चीज का दो एटम है, तो दैट इज व्हाई इट्स मेकिंग अ मॉलिक्यूल, बट इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ सिंपल एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो चार्ज का बात कर रहे थे ना, चार्ज बेसिकली that is what is moving us towards next thing that we will talk about, that is iron. और ये हम लोग शायद पढ़े भी होंगे, हम जस्ट रिवाइजिंग एंड गिविंग यू गाइस एवरीथिंग लाइक अ बंडल, कि भाई चलो ये चैप्टर में जितना कुछ भी था एक साथ हो गया आज, रिवीजन और नया कुछ है तो ठीक है। तो अभी तक में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो बताइए भाई। आई माइट बी गोइंग वेरी फास्ट, हिंदी इंग्लिश को मिला के खिचड़ी भी बनाते हैं बीच बीच में। कुछ ऐसा है जो कंफ्यूजिंग है, जो आप लोग को टेंशन दे रहा हो तो बताइए भाई। नो सर। नहीं दे रहा है, ओके फिर ठीक है। चलिए, तो अगला हम लोग आते हैं, फिर हम लोग आयन का बात करेंगे। तो आयन जो है ना, इट्स द सेम थ्योरी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हर एक चीज जो हम लोग जिसका डील करते हैं, हम लोग कंपाउंड का बात किए कि भाई चलो ये बन गया, नमक अपने आसपास बहुत घूमता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, गैस है, ठीक, गैस जो है मिलकर के वो लिक्विड बनाया। यहाँ पे क्या है, एक सोडियम, एक सोडियम क्लोरीन, दोनों दोनों ही था, दोनों जो है आपका डिफरेंट फॉर्म में था, मिलके सोडियम क्लोराइड बनाया सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखने का बात ये है कि हम अपने पास में जितना भी चीज देखते हैं, मतलब जितना भी कंपाउंड हो या सिंपल एलिमेंट्स हो,
या तो एक जैसे पदार्थों के मिलने से बना होता है या अलग अलग चीजों के मिलने से बना होता है। तो दैट इज वाई अलग अलग चीजें जब मिली होती है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। एक और चीज ध्यान देने का है, व्हेन यू थिंक नेक्स्ट लेवल, हमारे पास जैसे हम लोग बोले कि सॉलिड लिक्विड और गैस तीन तरह चीज होता है। उसका उसका एक और क्लासिफिकेशन आया कि भाई चलो सॉलिड लिक्विड गैस तीन फॉर्म हो गया। कुछ साइंटिस्ट लोग बोला कि चलो इसको, और अगर हमको दुनिया भर में जितना चीज हमको दिखता है अपने आसपास में, उसको हम दो चीज में ब्रेक कर सकते हैं कि भाई मेटल, नॉन मेटल। इस फॉर्म में भी हम सोच सकते हैं कि भाई जितना चीज हमारे आसपास दिखता है या तो धातु है या अधातु है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को आप कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे, इधर रखेंगे। भाई इस नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब यहाँ पे हो गया। मेटल में आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जितना भी हम देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी मतलब इसका एक डेफिनेशन दिया गया आयन के बारे में कि भाई आयन जो होता है, आयन सुनने में थोड़ा आयरन जैसा लगता है जिससे हम लोग कपड़ा इस्त्री करते हैं, लेकिन आयन है ये। तो आयन जो है ये बोला गया है कि भाई ये जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के मिलने से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के लफड़े में नहीं पड़ा कोई। साइंटिस्ट लोग बोला कि जो कुछ जो भी आयन होता है वो जो कंपाउंड्स होता है, आयंस वो कंपाउंड्स है जो मेटल नॉन मेटल के मिलने से बना होता है। और दूसरा चीज ये है कि इसका कुछ खासियत होता है कि भाई इसके ऊपर कुछ इसके इसके अंदर कुछ चार्ज एलिमेंट्स होता है। ठीक है, चार्ज एलिमेंट्स, हम चार्ज एलिमेंट का बात क्या कहते हैं भाई? ठंडा नहीं है वो। हाइड्रोजन ठंडा नहीं है, ऑक्सीजन भी ठंडा नहीं है। इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। और अगेन आई विल कीप ऑन रेफरिंग दिस पॉइंट, हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के कॉन्सेप्ट पे आप ये समझ लीजिए कि जो मेटल नॉन मेटल आपस में मिल करके, या जो बहुत सारे मेटल या नॉन मेटल, क्या बोल रहे हैं फिर से बोलते हैं कि कुछ मेटल या नॉन मेटल जो जो चार्ज्ड है, ठीक है, वो आपस में मिल करके आयन बनाते हैं। अब बोलिए क्यों? कि आयन का काम होता है थोड़ा, आयन इज लिटिल मोर एक्टिव आई वुड से। जैसे कि आप अगर इसका बात कर रहे हैं तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे ये सेटल हो चुका है। ठीक है, इसका जितना भी इसका दोस्ती करने का जो इसका इच्छा था वो सेटल हो चुका है। इसके दोस्त मिल गया, दो हाइड्रोजन एटम आपस में दोस्त दोस्त बन के बन गए, सेटल हो गए। ठीक है, लेकिन जो आयंस होते हैं दे आर मोर चार्ज। अगेन अगेन आई एम जस्ट थिंकिंग कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ये बताया जाए या चलिए एक काम करते हैं, इसको लेट्स कीप इट शॉर्ट। यहाँ पे हम लोग क्योंकि इसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हम लोग, विल कीप इट शॉर्ट कि आयंस जो होते हैं दीज आर नथिंग बट कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, और उसके अंदर चार्ज स्पीशीज रहते हैं, मतलब उसके अंदर प्रतिक्रिया करने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो भी आयन है, मान लिया अब देख ऐसे सोचते हैं ऐसा, मान लिया जाए कि, एंड अगेन दिस माइट नॉट बी राइट एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके, मान लिया जाए कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे आप, अभी क्या है ये अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है। क्यों? हाइड्रोजन के ऊपर में दो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज था। ऐसा समझिए इसको 2 रुपए का उधारी था, 1 रुपया का लोन मिला अभी तक। अच्छा, 2 रुपया उधारी था, 1 रुपया कमाई हुआ, अभी भी इसका उधार 1 रुपया है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कंबाइंड देखेंगे तो ये दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसके ऊपर ओवरऑल एक नेगेटिव, मतलब 1 रुपया का उधार अभी भी है इसके ऊपर। तो जो ऐसा कोई आयन हो, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके अंदर प्रतिक्रिया करने की संभावना काफी ज्यादा है। इसको इस फिराक में है कि इसको कहीं से एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाए फिर ये सेटल हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल जाए लड़का सेटल हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे कि भाई
ये जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का -2 था, 2 नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 मिला, इसको एक अभी भी कम पड़ रहा है। तो ये जो इसको अगर हम आयन बोलते हैं, अगर अभी हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं, मान लिया जाए कि अगर इसको हम लोग आयन बोलते हैं अगर, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था। तो ऐसा जो नेगेटिव चार्ज होता है कोई कोई भी पदार्थ के ऊपर जो मेटल नॉन मेटल के मिलने से बना हुआ है और उसके ऊपर ओवरऑल कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा जो नेगेटिव चार्ज जो रहता है उसको बोलते हैं एनायन। उसी तरह से अगर ऐसा कुछ संभावना होता है जहाँ पे ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज 1 होता है या 2 होता है, +2 ऐसा चार्ज होता है, तो इसको बोलते हैं कैटायन, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ इतना ही जानकारी पे रुकेंगे कि भाई आयन क्या होता है। आयन जो है कंपाउंड होता है जिसके ऊपर जो कि चार्ज स्पीशीज या चार्ज एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल तो दैट विल बी कॉल्ड कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे एनायन। अभी के लिए यहाँ पे ही इस गाड़ी को रोकेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आयन के लिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज अगले चैप्टर में इसके ऊपर बस मस्त मारामारी होने वाला है, ठीक है। ओके, उसी तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला का भी ज्यादा रिलेवेंस आपको आगे दिखेगा। अभी के लिए तो समझिए कि जो हम लोग सिंबल सीखे हैं, जो भी सोडियम Na, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ठीक है। तो इसके बारे में सीखे और अब साथ ही साथ हम लोग चूंकि चार्ज के बारे में सीखे तो भाई पता चला कि भाई सोडियम के ऊपर एक चार्ज रहता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव एक चार्ज रहता है। और अगेन ये एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो भी है या दो जो भी रहेगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग एटम का एटम का पोस्टमार्टम जब आगे हम लोग करेंगे ना, दैट इज व्हेन वी विल गेट टू नो अबाउट कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है और ये होता क्यों है, ठीक है। तो थोड़ा उसके अंदर झांकेंगे अलग से, तो दैट इज व्हेन वी विल गेट टू रियलाइज। लेकिन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द कंपाउंड्स। मतलब आप सुनिएगा, अ, जैसे यह था ना, इट्स वेरी रिलेटेबल कि देखिए हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर एक दो नेगेटिव चार्ज है। तो कभी भी इससे संतुष्टि नहीं होगा कि भैया कमाई कम है उधार ज्यादा है अभी भी। तो कमाई और उधार को बराबर करो तभी शांति से जी पाएंगे। तो ये शांति से जीने का तरीका ये है कि भाई जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करके होता है। हर एक कंपाउंड जो बनता है ना, वो शांति से जीने का तरीका होता है कि भाई इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अगर ये लोग आपस में मिल सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो क्या हम मतलब इंसान और भालू साथ में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसमें उनके अंदर मिलने का कोई कोई गुण ही नहीं है। या तो भालू इंसान को मार के खा जाएगा या फिर इंसान जो है भालू का कत्ल कर देगा, राइट। मतलब वो नहीं हो सकता, वो जोड़ी नहीं बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम वो पदार्थों की बात करें जो जिसमें आपस में मिलने का संभावना होता है, राइट। तो यहाँ पे वही है कि ये मान के चलिए कि हम लोग को ऐसा रैंडम किसी पदार्थ का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो सभी पदार्थ जो आपस में मिल सकते हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं उसके अंदर वो मिलने का गुण होता है। जैसे पानी में रेत को लेके कितना भी मिलाते रहिए नहीं मिलेगा। सोडियम और क्लोरीन क्लोरीन मिल जाता है, उसके अंदर वो गुण है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है पानी बनाने के लिए। तो ये मान के चलिए कि जो मिलने वाला पदार्थ है उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला चीज आता है कि भाई जो भी सोडियम क्लोराइड NaCl क्यों बोलते हैं, NaCl2 क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक एक आपस में जुड़ जाएगा तो काम उनका हो जाता है। पानी के केस में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लगता है तभी जाकर के सेटल हो पाता है ये मामला, नहीं तो ये पगलाते रहेगा। इसको इसको इसके ऊपर चार्ज रहेगा। बोलते हैं ना कि मतलब बहुत ज्यादा हम लोग जैसे धूप में बहुत देर खड़ा रहिए क्या होता है, उसके लोग परेशान हो भागने लगता है। क्यों? बहुत सारा एनर्जी मिल गया, बहुत सारा चार्ज हो गया। अब उसको कहीं जाना जहाँ पे जाके वो गर्मी को ठंडा कर सके, उसके ऊपर या तो पानी डाले या फिर पेड़ के नीचे जाके बैठे। तो अल्टीमेटली वही होता है, जो भी आप अपने आसपास कंपाउंड देखते हैं उनका मेन पर्पज ये होता है कि जो उनका चार्ज को बैलेंस करना होता है। नहीं करे जब तक नहीं करेगा तब तक वो सेटल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग देखिए आपके बुक में रहेगा बहुत सारा जो है पदार्थ के बारे में रहेगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बना है। तो सबका अपना अपना चार्ज रहता है। उसके ऊपर उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि भाई मान लिया जाए कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है,
ठीक है। अभी अभी आपको पता है कि कैल्शियम के ऊपर जो है दो पॉजिटिव दो चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 रहता है। ठीक है, तो ये या तो ऐसा बनेगा, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन मिलकर बन जाएगा काम। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सॉरी हम थोड़ा भटक गए। हाँ, तो एक कैल्शियम कैल्शियम के एक एटम के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर एक एक एटम के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज होता है। ये लोग दोनों अच्छा दोस्त बन सकता है, मिल करके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दो पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलता है भाई तुम्हारा उधार था, ले लो, सेटल हो जाते हैं, शांति से रहते हैं साथ। हो गया काम। तो हर एक जो केमिकल फॉर्मूला जो आप देखिएगा ना, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, चाहे वो हाइड्रोजन क्लोराइड हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, चाहे वो पानी हो, चाहे जो भी आप देखेंगे, आपको देखेंगे कि दो चीज है इसमें। एक तो जो एटम्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है उससे बैलेंस होता है, या फिर आयन से चार्ज होता है। मान लिया जाए कि अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बात करेंगे, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, शायद एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, और अगर हम OH है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव था, ऑक्सीजन का दो नेगेटिव था, अभी भी उसका आधार बाकी है, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव मिला करके एक नेगेटिव ओवरऑल है। तो अगर मान लिया जाए कि एल्यूमिनियम और ये जो है हाइड्रोक्साइड का कुछ हाइड्रोजन ऑक्साइड का कुछ अगर इनका हिसाब किताब हो, अगर कि लोग आपस में बच्चों में दोस्ती यारी कर लेते हैं, तो क्या होगा, देखिएगा कि एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड का -1 है। तो बोलेगा भाई देखो, तो अपना 3 लेके आओ, तभी हम लोग का दोस्ती हो सकता है। तो उसी क्रम में ये बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3। ठीक है, तो ले जाकर देखिए एकदम सिंपल मैथ है। यहाँ पे ऐसा जितना हम फॉर्मूला देखते हैं कि भाई ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बना, तो या तो वो इंडिविजुअल एटम से बन सकता है या फिर आयन से, मतलब एटम्स एंड आयंस का कॉम्बिनेशन से बन सकता है। ले देखिए मुद्दा ये रहता है कि भाई ओवरऑल चार्ज जो है 0 होना चाहिए, नहीं तो वो लोग सेटल नहीं हो पाएगा। फिर मतलब नहीं था, बोलते हैं हम लोग दो लोग दोस्त बन जाते हैं, दो लोग दोस्त बनेंगे तो तीसरा दोस्त नहीं चाहिए उसको। तीसरा दोस्त का जरूरत तब पड़ेगा जब दो दोस्त से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कि भाई तुम्हारा मेरा उधार जो है सारा तुम चुका नहीं पाए, तो हमको तीसरा दोस्त ढूंढना पड़ा अपना उधार चुकाने के लिए। ठीक है, या कुछ दोस्त होता है बहुत अमीर है, उसको उसको अपने पास पैसा नहीं रखना है, तब वो दोस्त लोग बोलेगा कि भाई ठीक है, हमको दो तीन गरीब दोस्त लोग जल्दी से जमा करो ताकि मेरा जो है जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है उसका सेटल कर ले। तो ये एल्यूमिनियम जो है अमीर दोस्त है, ये गरीब दोस्त चाहिए इसको, नेगेटिव वाला, कि भाई चलो, मतलब बैंक से समझिए कि बैंक है, बैंक को लोन दे करके जो है गरीबी दूर कर रहा है, जैसे भी समझने में आता है। ठीक है, तो ले देखिए मुद्दा ये है कि सारा जो हम लोग केमिकल फार्मूला जो भी हम देखेंगे सीखेंगे आगे, एवरीथिंग इज फैक्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस फैक्ट कि ये जो चार्ज होता है इंडिविजुअल एटम के ऊपर या फिर आयन के ऊपर, उसको बैलेंस करने के दौरान ही वो केमिकल रिएक्शन होता है, वो उनका आपस में मिलने की संभावना होता है। ठीक है, और हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात किए कि भाई मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है। उसी तरह से हम लोग मोल के बारे में पढ़े थे, राइट। 1 मोल of any atom, this is another unit, is equal to 6.22 into 10 to power 22 होता है शायद से, राइट, दिस मिनी एटम्स। ठीक है, तो अगर ऐसे सोच सकते हैं, दूसरा रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अगर 1 मोल किसी भी पदार्थ का लेते हैं उसमें, तो उसमें इतना एटम्स होगा। उसका दूसरा चीज समझने का ये है कि अगर मान लिया जाए आपने, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं, सॉरी कहाँ गया, हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक मास जानते हैं तो वो होता है 1 यूनिट। ठीक है, इसको दूसरा चीज रिलेट करने का ये हो सकता है यहाँ पर कि
एक मोल ऑफ हाइड्रोजन विल हैव दिस मेनी एटम्स, मतलब हाइड्रोजन का एक मोल अगर आप देखेंगे, अगर उसमें इतना एटम्स रहेगा। दूसरा चीज आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर लेंगे ना, उसमें आपको इतना एटम्स होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 यूनिट्स। अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे, इसका मतलब 6.22 इंटू 10 टू पावर 22 और 23, I'm just forgetting, 22 होता है शायद से। ओके, इतना एटम्स लेंगे अगर ऑक्सीजन का, तो उसका वजन जो हो जाएगा कितना, 16 ग्राम। इसी का यूज होता है हम लोग जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं। कोई बोलेगा कि भाई चलो 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, या 2 मोल कैल्शियम, वन मोल जो है कॉपर, मतलब हम जस्ट मेकिंग इट अप। तो 1 मोल, कोई भी चीज का 1 मोल मतलब उसका जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट में, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कोई भी चीज का। अभी इसे मान लिया जाए कि कैल्शियम कितना होता है, 22 या 23 कितना होता है, चलिए मान लिया है 22 होता है, 22 यूनिट होता है उसका मास, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो एटॉमिक मास इतना होता है 22 यूनिट, यानी कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम will be equal to or will have 6.22 into 10 to power 22 atoms of calcium। ठीक है, और इतना एटम्स ऑफ कैल्शियम का वजन होगा, जो नंबर है, नंबर ले लीजिए, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये 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 जानकारी यूज होती है। यहाँ पे 3 चीज है, देखिए, जो आप एटॉमिक मास यूनिट है, 1 मोल है, और उसको रिलेट करते हैं वजन में, जो हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं फॉर वेइंग थिंग्स। क्योंकि एटम्स बहुत ही छोटा पदार्थ बहुत ही छोटा कण होता है कोई चीज का, तो उसको यहाँ पे ऐसे रिलेट करने के लिए ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारा मारामारी करने के बाद साइंटिस्ट लोग निकाला। ठीक है, अभी तक में कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। वी आर अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर। No, sir. नहीं, ओके, No, sir. ओके, गुड। अब चलिए, तो वैसे ही है, तो हम लोग मोल के बारे में भी सीखे। आई थिंक दैट शुड बी इट। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट योर दिस यूनिट 3। लेट मी जस्ट क्विकली चेक इफ आई एम मिसिंग समथिंग। हाँ, और इस नंबर जो है ना, इसको इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर, हाँ। यहाँ पे हमको डाउट हो रहा था, 22 नहीं होगा, 23 होता है। 6.22 इंटू 10 पावर 23, और इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब बोलेंगे एवोगाड्रो, तो कोई साइंटिस्ट होगा जिसने कि ये नंबर दिया होगा कि भाई 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज दिस मेनी एटम्स, 6.22 इंटू 10 पावर 23, दिस मेनी एटम्स। और इतने एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस इफ यू सी, अगर ऑक्सीजन लेंगे तो उसका वजन हो जाएगा 16 ग्राम, हाइड्रोजन लेंगे तो उसका वजन हो जाएगा 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का एएमयू में होता है 16 यूनिट, एक एटम का वेट। आई मीन एएमयू वही एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट। तो हम अभी तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ही घूम रहे हैं, बिकॉज वंस वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर विल ऑल्सो लुक एट सम मोर सब्सटेंस। उसका भी यही, जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं ना, उसका धीरे धीरे करके याद होता जाएगा, देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन पे ही घूम रहे हैं, लेकिन व्हेन वी स्टडी मोर विल कम अक्रॉस दैट। तो इसको, यही इस नंबर को बोला गया एवोगाड्रो नंबर। ये कोई साइंटिस्ट होगा जिसने कि ढूंढ के निकाला होगा नंबर। ठीक है, तो
इसी को यूज करके हम लोग बाकी इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए। उसमें करने का कुछ है नहीं, बट इसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करके है, इसमें कुछ एक्सरसाइज है, हम चाहेंगे आप लोग कीजिए उसको। और इसको असाइनमेंट नहीं समझिए, लेकिन कीजिए। और करने के बाद ना हम चाहेंगे कि आप लोग जो है आपस में शेयर कीजिए कि भाई देखो इसका एक्सरसाइज किया, इसको इसमें यहाँ पे अटक गया, आपको किसी को पता है तो बताइए, या इस ये करने के लिए कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग तरीका मिला, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में या वो जो अपना टेलीग्राम वाला ग्रुप है। इसलिए नहीं कि ये हम आपको करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है। तो जब होता क्या है ना कि जब आप शेयर करते हैं कुछ चीज ना, तो उससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि अच्छा हाँ हम ठीक से समझे कि नहीं समझे, इसको इसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया। तो गेट इन द हैबिट ऑफ शेयरिंग व्हाट यू लर्न। ठीक है। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उससे आपको आपका अपना खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एंड देन देन यू ऑल्सो गेट टू नो कि जो चीज आप जानते हैं वो आप सही जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है। तो गेट इन द हैबिट ऑफ शेयरिंग, क्योंकि वो हेल्प करता है एक्चुअली। मतलब मेरा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब हम खुद से पढ़ते थे, तभी मेरे मेरे एक मुझे भैया हैं, वो हमको बोलते थे कि भाई देखो तुम जो भी पढ़ो अपने लिए मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि वो तुम किसी को सिखा पाओ। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, जिसमें बचपन में हमको नहीं समझ में आया उसका मतलब, लेकिन अभी हम जब रिलेट करते हैं तो देन आई कैन एक्चुअली सी मेरिट इन व्हाट ही सेड। कि आप जब आप खुद के लिए पढ़ते हो ना, आप पढ़ लेते हो, अच्छा ये वाला पढ़ लिया जान गया, इसका ये होता है। लेकिन जब आप किसी को समझाने जाते हो, उसमें आपको पता चलता है कि भाई जो समझे थे वो इतना समझे थे कि नहीं कि हम समझा सके। तो जो भी चीज पढ़िए, जो चीज क्लास में होता है, हम ये जो भी वीडियो आप लोग के लिए डालते हैं, इसको करने के बाद में भी जब आप लोग जब नोट लेते हैं या रिवीजन करते हैं, उसके बाद डोंट बी हैप्पी दैट यू हैव अंडरस्टूड। योर नेक्स्ट स्टेप to ascertain that you have actually learned is try explaining that to somebody. ठीक है। ये इतना अंग्रेजी हम स्टाइल मारने के लिए नहीं बोल रहे थे, हम इसलिए बोल रहे थे कि भाई आप, इसका मैसेज ये है कि आप जो भी पढ़ें उसको आप किसी को पढ़ा पाते हैं, समझा पाते हैं, अपने से छोटे को, जो या जो जो जिसको इसका नहीं जानकारी रहेगा, अगर समझा पाते हैं दैट इज अ गारंटी कि आप समझ गए अच्छे से। और नहीं समझा पा रहे हैं मतलब कुछ कमी रह गया है, तो फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। ठीक है। दैट इज व्हाट should bring us to the end of the class। क्लास के बाद जो है ऑब्वियसली आप लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से जब भी चाहे वीडियो देख करके नोट्स लेंगे, और एक्सरसाइज कीजिए उसका उसका हर एक चैप्टर में जो एक्सरसाइज उसको करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि पेन पेपर लेके हर एक सवाल करें, लेकिन हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा ये जो भी तो पढ़े थे उसको यहाँ पे रिलेट करके हम यूज कर पाएंगे क्या, ये वाला फॉर्मूला हमको पता है क्या, यहाँ पे हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। इफ यू आर एबल टू पुट योर थॉट्स टुगेदर एंड सी कि हाँ जो भी आप जानते हैं, जो भी सीखे हैं, उसको आप अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, उस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका आपको नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करना है, देन यू आर गुड। अगर आप किताब पढ़ते हैं और एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं, देन देयर इज अ चांस कि आप कुछ चीज अनक्लियर रहेगा, आपने एज्यूम कर लिया कि वो क्लियर है। तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए। मतलब नहीं होता है जो हम लोग बोलते हैं ना, एग्जाम से पहले हम लोग डरते हैं, अरे कल एग्जाम में टेंशन हो गया। एग्जाम इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। एग्जाम इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। और एग्जाम से डरने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग हम देखेंगे एग्जाम से पहले उल्टी उल्टी होने लग जाता है, नहीं होता है, डिसेंट्री शुरू हो जाता है, अरे एग्जाम का टेंशन बहुत है। वो टेंशन इसलिए है क्योंकि पढ़ते वक्त में आप कोताही किए थे, और सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट आप अच्छा चाह रहे हैं। अगर आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, तो एग्जाम में आप जाके लिटरली आप मजा करते हो। मतलब हम अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेरा अपना रिकॉर्ड ये रहा था कि एग्जाम के 2 दिन पहले हम पढ़ाई बंद कर देते थे कि भाई अब हो गया, जितना पढ़ना था साल भर पढ़ लिए, एग्जाम के पहले पढ़ने से कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। अब ये नहीं करें कि आप लोग वैसा कीजिए, जरूरी नहीं है। आई मीन आई हैड टू चेंज माय अप्रोच व्हेन आई जॉइन इंजीनियरिंग, क्योंकि वहां पे एग्जाम के पहले ही पढ़ते, साल भर तो कुछ नहीं पढ़ते थे। तो लेकिन मतलब कहना यह है कि बीट एनी मोड ऑफ प्रिपरेशन, इतना ही ध्यान रखिए कि एग्जाम इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन, कि आप जो पढ़ते हो वो
उसका रिफ्लेक्शन है कि भाई आपने अच्छा पढ़ा है या खराब पढ़ा है। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, एग्जाम को चिंता मत कीजिए। गीता का सार भी वही है ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो। तो वही है, कर्म अच्छा करेंगे तो फल अच्छा ही होगा, उसका गारंटी है। सो समरी इज, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हम ये चाहेंगे कि आप लोग भले हमको असाइनमेंट या होमवर्क ऐसा नहीं दिखाएं, लेकिन एक्सरसाइज करें जरूर। एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर जो है, जो पढ़ाए थे वो काम का है या हमारे साथ टाइम पास करके चले गए। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है तो पूछ डालिए भाई। वी हैव हाउ मच टाइम? 7 more minutes बिफोर द इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स। तो अगर किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आया, कुछ टेंशन हुआ, कुछ गड़बड़ी था, तो पूछ डालिए। अदरवाइज take a break of 5-7 minutes and then join back the English class if you want to. Yeah. नो सर। कोई सवाल नहीं? चलिए तब। सर, हाँ बोलिए बेटा। आज इंग्लिश क्लास में टॉपिक होगा। टॉपिक आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे। ही इज द ओके सर। पर्सनालिटी फॉर टुडे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। 5-7 मिनट का चाहे तो आप लोग ब्रेक ले लें, पानी वानी पी लें, सेटल हो जाए, and then we'll meet again in the English class. If you are coming to the English class, ऐसा नहीं है कि जो लोग इस क्लास में था उसको मजबूरी में आना पड़ेगा। आप लोग को अगर इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना है तो वहाँ पे मिलते हैं फिर, है ना? चलिए, see you guys after 7 minutes. If you want to stay around, that's also fine. ये मीटिंग ऑन ही रहेगा।